हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं अपने आर्गुमेंट राइटिंग के सीरीज़ में वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। यानी कि हमारा एक भारत और एक ही चुनाव हो, इसके ऊपर हम आर्गुमेंट राइटिंग देखने वाले हैं, जो कि सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो आई होप कि आपने जब सेशन को स्टार्ट किया है तो पूरा कंप्लीट वॉच ज़रूर करेंगे, और आपका जैसा भी फीडबैक होगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो क्या है हमारा इंट्रोडक्शन? तो इंट्रोडक्शन बेसिकली होता है कि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोज्ड अ आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन बाय आर्गुइंग दैट इट will be will bring efficiency in the government funding and also cut down expenditure on election process। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जो रिसेंटली अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने एक आइडिया जो था उसको प्रपोज किया था, और उस आइडिया में कहा था कि बेसिकली हम वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो लाना चाहते हैं। और इसके तर्क में, ठीक है, और इसको जो है तर्क देते हुए सरकार ने ये कहा था कि बेसिकली ये जब लागू होगी तो ये हमारे गवर्नमेंट के जो फंडिंग होती है, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा राहतमंद होगी, इफ़िशियंसी होगी उसमें। और ये हमारे जितने भी एक्सपेंडिचर हैं जो चुनाव के प्रोसेस पे खर्च किए जाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कमी भी हमें देखने को मिलेगी। Therefore, before implementing such a big reform, we need to discuss its implications। मतलब क्या है कि मतलब यह है कि हम जो है इतने बड़े रिफॉर्म को करें, उससे पहले क्या है कि हमें इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेना चाहिए कि क्या ये जो चीज़ है वो सही है या गलत है, इसके पक्ष में क्या हो सकते हैं, विपक्ष में क्या हो सकते हैं। तो उन्हीं सभी चीज़ों को हम जो है वो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ इसके पॉइंट होंगे जो आपके फेवर में होंगे, और कुछ ऐसे भी पॉइंट होंगे जो इसके अगेंस्ट में होंगे। तो फेवरिंग पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे? रेड्यूसिंग बर्डन ऑन स्टेट, सबसे पहला जो हमारा फेवर पॉइंट है वो ये है कि रेड्यूसिंग बर्डन ऑन स्टेट एक्सचेंजर। मतलब क्या होगा कि ये जो है, अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन लेकर के आते हैं तो इसमें हमारे स्टेट के ऊपर जो बर्डन होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा उसको भी देख लेते हैं। तो कंडक्टिंग अ साइमल्टेनियस इलेक्शन वुड सेव द पब्लिक मनी विच इज स्पेंट ऑन लॉजिस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, दैट इज पोलिंग स्टाफ। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमने देखा है कि जब भी इलेक्शन होते हैं, जब भी एक स्टेट में या एक से ज़्यादा स्टेट में इलेक्शंस होते हैं, तो हमें कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो कि पब्लिक मनी से आते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारा पब्लिक पर्स है, उसके जो पैसे होते हैं वो इलेक्शंस पे खर्चे जाते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो पैसे हैं वो सिर्फ एक ही बार खर्च होंगे, और 5 सालों के लिए हमारी सरकार जो है वो चुन ले जाएगी। तो इसके फेवर में पहला पॉइंट ये जाता है कि कंडक्टिंग अ साइमल्टेनियस इलेक्शन, यानी कि जो हम बार बार इलेक्शन को कंडक्ट करते हैं, इलेक्शन वुड सेव द पब्लिक मनी। अगर हम इस तरीके के इलेक्शन को करते हैं तो हमारी जो पब्लिक मनी है वो सेव हो जाएगी, विच इज स्पेंट ऑन लॉजिस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। जो क्या होती है, लॉजिस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के ऊपर खर्च करी जाती है, दैट इज अ पोलिंग स्टाफ। अब मैं इसको आपको बड़े ही सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूँ। बेसिकली क्या है कि अभी हम देखेंगे कि 2024 में हमारे बोल सकते हो कि बोल सकते हो कि जो सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन होते हैं वो कंडक्ट कराए जाएंगे। अभी हमने क्या देखा था, रिसेंटली ही देखा था 2022 में ही, कि हमारे स्टेट इलेक्शंस यूपी में कंडक्ट कराए गए। तो अभी क्या होता है, अगर इन दोनों इलेक्शंस को एक साथ कराया जाता, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ देखने को मिलती कि एक ही पोलिंग स्टाफ, ठीक है, पूरे सभी इलेक्शन जो था उनको कंडक्ट कर लेता, उनको एक ही बार सैलरी देनी पड़ती। लेकिन अब जो सैलरी है वो 2 बार देनी पड़ेगी, और इलेक्शंस भी जो है वो 2 बार कराने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली इसके फेवर में जाता है कि हमें वन नेशन वन इलेक्शंस को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट हमारा ये बनता है कि कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द डेवलपमेंट वर्क एंड गवर्नमेंटल पॉलिसीज। यानी कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो जो हमारे डेवलपमेंट वर्क हैं, जो हमारे बोल सकते हो कि डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जो कार्य किए जाते हैं, उनमें कॉन्टिन्यूएशन देखने को मिलेगा, वह लगातार जारी रहेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, इसको भी ज़रा हम एक बार देख लेते हैं। तो ड्यू टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो हमारी आचार संहिता जारी हो जाती है, उसके कारण क्या होता है, तो ड्यू टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन द फोर्सेस ड्यूरिंग फ्रीक्वेंटली इलेक्शन इट हाल्ट द डेवलपमेंट। अब क्या होता है कि किसी भी स्टेट में अगर हमें क्या देखने को मिलती है, इलेक्शन देखने को मिलती है,
तो जिस डेट को इलेक्शन क्या होते हैं अनाउंस होते हैं, इलेक्शंस के डेट अनाउंस होते हैं, तो उस समय जो हमारी गवर्नमेंट है, मतलब जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो एक तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लगा देती है, जिसे हम आचार संहिता बोलते हैं। और इसमें जितने भी कार्य हो रहे होते हैं वे कार्य जो है वो टेम्पररी बेसिस पर हाल्ट कर दिए जाते हैं, उनको रोक दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इट इज़ हाल्टेड डेवलपमेंट वर्क एंड पॉलिसी इन सर्टिंग इमर्जेस। कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारे विकास के लिए कार्य हो रहे थे वही कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित हो गए इन इलेक्शंस के वजह से। तो अगर ये इलेक्शंस केवल एक बार होते और एक ही बार में सारे इलेक्शन हो जाते तो कहीं ना कहीं हमारे जो विकास के कार्य हैं, जो डेवलपमेंट वर्क है वो कंटिन्यूएशन में होता, वो लगातार जारी रहते, वो रुकते नहीं। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या बनता है जो इसके फेवर में जा सकता है, वो ये है कि नो गवर्नमेंट्स डेफिसिट, मतलब कि जो कोई भी गवर्नमेंट है, ठीक है, चाहे वो कैसी भी गवर्नमेंट है, अगर हम इलेक्शंस को कराते हैं तो उस समय जो हमारे सरकारी कार्य हैं वो किस प्रकार प्रभावित होते हैं उनको हम देखने वाले हैं। उसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द इलेक्शन गवर्नमेंट, ड्यूरिंग द इलेक्शन, अगर हम इलेक्शन के दौरान देखें तो क्या होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम एजुकेशन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट आर सेंट टू द इलेक्शन ड्यूटी। अब क्या होते हैं कि जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, चाहे वो टीचर हो जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंध रखते हैं, या फिर वो डॉक्टर हो चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंध रखते हैं, उन्हें क्या होता है कि इलेक्शन ड्यूटी पर भेज दिया जाता है, ठीक है, विच हैम्पर द लर्निंग ऑफ ए स्टूडेंट एंड। अब ये क्या होते हैं कि इनको जरा देख लेते हैं, इनमें क्या होता है, डिपार्टमेंट आर सेंट टू द इलेक्शन ड्यूटी विच हैम्पर द लर्निंग ऑफ ए स्टूडेंट एंड हेल्थ सर्विसेज ऑन द सिटीजन। मतलब क्या होता है कि ये जो है, अब मान लो टीचर को भेज दिया चुनाव में, डॉक्टर को भेज दिया चुनाव में, अब अस्पताल हमारे खाली हैं और स्कूल भी खाली हैं, तो वो इस तरीके से हमको क्या देखने को मिलता है कि जो हमारे छात्र हैं उनके लर्निंग में कहीं ना कहीं हैम्पर ये हो जाता है, बाधा बन जाता है। एंड हेल्थ सर्विसेज टू द सिटीजन्स, और जो हमारे नागरिक हैं उनकी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं कहीं ना कहीं वे भी थोड़ी बाधित जरूर हो जाती हैं, ठीक है। नो फ्रिक्वेंट मोबिलाइजेशन इन CAPFs एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन मशीनरीज। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो हमारे CAPF है यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो है उनका हम सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते, और जो हमारी इलेक्शन कमीशन है वो किसी इफेक्टिव तरीके से अपने इलेक्शन को नहीं करा पाती। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आर्म फोर्सेस है, ठीक है, आर्म फोर्सेस विच आर टास्क टू गार्ड बॉर्डर्स नीड टू बी सेंट ऑन इलेक्शन ड्यूटी फ्रिक्वेंटली। मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि जो हमारे आर्म फोर्सेस है, जैसे कि CAPF हो गया, CAPF देख लो आप, ठीक है, BSF या फिर ITBP SSB कोई भी देख लो, जो कि CAPF के अंडर आती है, उनको क्या होता है कि बार बार इलेक्शन ड्यूटी की वजह से एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ता है। लेकिन उनका मेन कार्य क्या है, उनका मेन कार्य ये होता है कि वे हमारे जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, उनको वो गार्ड करे, उनकी सुरक्षा करे। तो इस तरीके से हम बात करें तो जो हमारे CAPF हैं उनका एक तरीके से बोल सकते हो कि जो रियल यूटिलाइजेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। जो कि उनका रियल यूटिलाइजेशन कब होता है, जब उन्हें हम गार्ड बॉर्डर्स की तरह जो थे वो यूज करते, ठीक है। तो अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन होता तो आई होप कि इतनी दिक्कत ना हुई होती, ठीक है। अब कुछ अगेंस्ट पॉइंट हैं जो कि ये बताते हैं कि हमें इस तरीके के जो काम है वो अभी नहीं करने चाहिए। ऐसा क्या है, तो सबसे पहला ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेडिमेंट, मतलब कि ये जो हमारा संविधान है, अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं संविधान में बाधा जो है वो उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि अंडर आर्टिकल 83 एंड 85, यानी कि जो हमारे संविधान के आर्टिकल 83 और 85 हैं, उनमें क्या लिखा गया है, इज द टर्म ऑफ लोकसभा एंड असेंबली इज अ 5 ईयर। उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि जो हमारी लोकसभा होती है और जो असेंबलीज होती हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 सालों का होता है। सो टू इम्प्लीमेंट साइमल्टेनियस इलेक्शन, अगर हम क्या करते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें क्या होगा, वी नीड टू कर्टेल देयर प्रेजेंट टेन्योर ऑफ सिंक्रोनाइज ऑल डाटा। मतलब क्या है कि जैसे मान लो अभी यूपी में इलेक्शन हुए, ठीक है, 2022 में, ठीक है, 2024 में तुम यूपी के एग्जाम्पल से समझ लो कि 2024 में क्या होने वाले हैं, सेंटर की इलेक्शन। तो अगर उस समय गवर्नमेंट वन नेशन वन इलेक्शन लेकर के आती है तो हमारे योगी जी का कार्यकाल तो अभी 2 ही साल का है, लेकिन संविधान के 83 और 85 आर्टिकल में यह लिखा गया है कि हमारा जो कार्यकाल होगा सरकार का वो कितना होगा, 5 साल होगा। तो कहीं ना कहीं हमें एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, जिसके कारण हम क्या करेंगे, उनके कार्यकाल को रेड्यूस करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से हमें एक अमेंडमेंट के साथ इनके कार्यकाल को
जो है वो कर्टेल करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और जितनी भी डाटाज हैं उनको एक बार सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे एक अगेंस्ट पॉइंट में जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है अगेंस्ट में, वो है अंडरमाइंस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म। यानी कि हमने पढ़ा है कि हमारा जो भारत है वो फेडरलिज्म है, मतलब कि वो डुअल नेचर का है, मतलब सेंटर का भी उस पर एक तरीके से रोल है और एक स्टेट का भी रोल है। तो अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन लेकर के आते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा फेडरलिज्म है वो एक खतरे में जरूर जा सकता है। कैसे जाएगा उसको भी देख लेते हैं। तो इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अब क्या होता है कि जो हमारी पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें जो भी हमारी एग्जीक्यूटिव होती है, जो कार्यपालिका होती है, जो हमारी कार्यपालिका होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, वो किसकी, लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। देयर आर फिक्स टेन्योर, इनका जो एक टेन्योर होता है वो फिक्स होता है। टू हैव साइमल्टेनियस इलेक्शन इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब जैसे मान लो कि अब अभी जैसे हमारी एक गवर्नमेंट चुनी गई, तत्काल में ही चुनी गई, और उसने कुछ डिसीजन है वो अभी बनाने शुरू किए। जैसे ही हमें पता चला कि अब जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन के थ्रू जो है वो क्या होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, तो उस गवर्नमेंट को क्या किया जाएगा, बर्खास्त किया जाएगा। तो उस समय पर उस स्टेट के जो कार्य है, ठीक है, जो उसकी बोल सकते हो कि कार्य प्रणाली है, उसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करने जैसा होगा। तो ये हमारे वन नेशन वन इलेक्शंस के अगेंस्ट में एक पॉइंट जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है जो इसके अगेंस्ट में हो सकता है, वो ये है कि रीजनल इशू आर द डिफरेंट फ्रॉम द नेशनल इशूज। इसको बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि जो हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं वे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दों से अलग हैं। ठीक है, अब कैसे अलग हैं इसको भी देखते हैं। तो सम पॉलिटिकल एनालिटिक्स फील दैट सम रीजनल इशूज लाइक रीजनल डेस्पेरिटी। मतलब क्या है कि कुछ हमारे पॉलिटिकल एनालिटिक्स हैं जिनका ये मानना है कि जो हमारे रीजनल इशूज हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, वे कहीं ना कहीं नेशनल मुद्दे से जो है वो अलग जरूर है। अंडर डेवलपमेंट रिसोर्सेज एलोकेशन वुड बी सबकम्ड अंडर नेशनल थीम। मतलब क्या होते हैं कि जैसे अगर हम बात करें, कुछ शहर ऐसे हैं जो काफी ज्यादा डेवलप्ड हैं और कुछ हमारे ऐसे भी शहर हैं जो काफी कम डेवलप्ड हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो जो हमारा नेशनल कैपिटल दिल्ली हो गया। ठीक है, इसके बाद आप चले जाओ मुंबई में। ऐसे अगर मुंबई के तुलना में अगर बिहार को देखो तो काफी ज्यादा वो पिछड़ा है। तो इसके मतलब इससे क्या होता है कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शंस को देखते हैं तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे वोटर्स होंगे वो नेशनल इशू पर वोट करेंगे और कहीं ना कहीं उनके जो रीजनल इश्यूज हैं, उनके जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जैसे कि गरीबी हो गया, भुखमरी हो गई, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सारे मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं छूट जाएंगे, जिससे कि हमारे कंट्री का जो विकास है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इसमें जो फोर्थ पॉइंट होता है जो इसके अगेंस्ट में है, वो क्या बताता है, गवर्नमेंट कैन लुक फॉर द अदर ऑप्शंस टू ब्राइंग इफिशियंसी। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो दूसरे ऑप्शंस को देख सकती है, उनके तरफ मूव ऑन कर सकती है, ताकि इसमें जो है वो इफिशियंसी आ सके, सुधार आ सके। वो क्या है, इलेक्ट्रोल रिफॉर्म टू रिमूव द डमी वोटर। सबसे पहला काम तो यह है कि जो सरकार है वो एक इलेक्ट्रोलर रिफॉर्म लेकर के आए। जैसे कि अभी भी क्या होता है, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने ऐसा देखा होगा कि किसी दूसरे के नाम पे कोई दूसरा व्यक्ति भी क्या करता है, वोट कर देता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म है वो सरकार को लेके आने चाहिए, जिससे कि हमारे जो डमी वोटर्स हैं, ठीक है, जो फर्जी या जाली जो वोट बोल सकते हो किसी पार्टी को दे देते हैं, तो उन वोटर्स की जो कमी है वो हो सके। इंप्लीमेंटिंग हैक फ्री ईवीएम, यानी कि अभी भी सरकार क्या करे, जो ईवीएम है जिनको हैक कर लिया जाता है, हैक फ्री ईवीएम का इस्तेमाल करे इलेक्शंस में। और भी क्या कर सकती है गवर्नमेंट शुड टू ट्राई टू इंश्योर फेयर इलेक्शन एंड मेक मोर स्ट्रेंथन टू द इलेक्शन कमीशन। यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं ये इंश्योर जरूर करना चाहिए कि जो इलेक्शन है वो फेयर हो, और इसके लिए उसको जो इलेक्शन कमीशन है उसको और भी मजबूत करने की जरूरत है और उसे और भी पावर देने की जरूरत है। अब हमारे कंक्लूजन में क्या हो सकता है, देयरफॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन इज अ बेटर आइडिया इन द चेंजिंग, यानी कि क्या, इन द चेंजिंग सोसाइटी, यानी कि जो हमारी जो बदलती हुई सोसाइटी है उसके बीच में कहीं ना कहीं जो हमारा साइमल्टेनियस इलेक्शन है वो एक काफ़ी बेटर आइडिया जो है वो हो जाता है। बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, यानी कि किसी भी डिसीजन को लेने से पहले हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू स्टडी द रिकमेंडेशन गिवन बाय द लॉ कमीशन, यानी कि जो एक लॉ कमीशन ने हमें रिकमेंडेशन दिया था, एक बार हमें जाकर के उस रिकमेंडेशन को किसी भी निर्णय लेने से पहले जो है उसे पढ़ना चाहिए। जो निर्णय किसके द्वारा दिया गया था, जस्टिस जीवन रेड्डी, यानी कि जो हमारे जस्टिस जीवन रेड्डी थे उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था, उसको हमें जाकर के किसी भी निर्णय को लेने से पहले पढ़ना चाहिए। ठीक है,
and also the people opinion regarding the matter because they are the one who most affected by the changes। और सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि हमें कहीं ना कहीं जो पीपल ओपिनियन है उसको भी एक बार ज़रूर लेना चाहिए इस मुद्दे के ऊपर, क्योंकि अगर कोई सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा इस डिसीज़न की वजह से, तो वो हमारे नागरिक ही हैं, वो हमारी जनता ही है जो क्या करती है, वोट देती है। ठीक है, तो इसलिए सरकार को एक बार जनता से भी अपनी राय जो है वो ज़रूर पूछ लेनी चाहिए। तो आई होप कि आपको सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर द अटेंडिंग द सेशन गाइस। Please do like and do share with your friend and do subscribe our channel also. If you want to join our telegram then please join a defense student community। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल की जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको 25 टॉपिक ऐसे बताने वाला हूं जो कि आपके CAPF एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जो है वो मोस्टली बनने के चांसेस हैं। तो आई होप कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।